अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अपलोड किया था केमिकेट का जो 2023 टेस्ट आज हुआ ना, उसका पहला पार्ट हमने अपलोड किया था और उसमें हमने 50 एमसीक्यूज जो है ना वो डिस्कस करवाई थी विद एक्सप्लेनेशन। अब इस पार्ट में जो है ना जो नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज है 51 से लेकर 100 तक वो हम डिस्कस करवाते हैं विद एक्सप्लेनेशन, और आपकी जो क्वेरी जो भी है वो हम इधर ही सॉल्व करवाते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली इंपॉर्टेंट है पर बहुत जिनने आज केमिकेट का टेस्ट दिया है और वो स्टूडेंट जो आने वाले केमिकेट की टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि जिनने आज टेस्ट दिया तो वो जो है ना इस बेस पे अपना जो सिलेक्शन है उसके बारे में कंफर्म करवा सकते हैं, और वो जो नेक्स्ट टेस्ट है अगर उनकी मार्क्स कम हो तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए वो अप्लाई करवा सकती है। लेकिन जो नेक्स्ट टेस्ट दे रही है तो ज्यादातर एमसीक्यूज ऐसी होती है कि वो नेक्स्ट टेस्ट में फिर रिपीट होने वाले, तो उसके लिए जो है ना ये टेस्ट देखना लाजमी है, इनको समझना बहुत ज्यादा लाजमी है। तो उस वाले लेक्चर में हमने पहली जो 50 एमसीक्यू थी वो डिटेल से डिस्कस करवाई थी। इसमें जो 50 से ऊपर जो एमसीक्यूज थे 51 से वो हम डिस्कस करवाते हैं। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में इस वीडियो को अपनी उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करवाएं जिन्होंने आज टेस्ट दी है या वो नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं। ओके, सबसे पहले 50 एमसीक्यूज में तो इससे पहले वाली जो पार्ट था उसमें हमने ज्यादातर डिस्कस करवाया था केमिस्ट्री का और फिजिक्स के पार्ट को हमने ज्यादातर डिस्कस करवाया था। इसी पार्ट में जो है ना बाकी फिजिक्स की चंद एमसीक्यूज है या उसके और साथ में बायोलॉजी के एमसीक्यूज है, तो ये हम बहुत जल्द जो है ना इसको खत्म करवाएंगे। बहुत शॉर्ट वीडियो इसका। 50 नंबर एमसीक्यूज हमने डिस्कस करवाया था। 51 एमसीक्यूज पे क्या कहते हैं, आइस कैन बी मेल्टेड एट अ टेम्परेचर बिलो द then 0 degree centigrade by applying pressure. The process of ice an example of अब जो आइस मेल्टिंग होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो जब आप आइस मेल्ट करवाते हो तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं, नॉन स्पॉन्टानियस फिजिकल चेंज, स्पॉन्टानियस फिजिकल चेंज या नॉन स्पॉन्टानियस केमिकल चेंज। तो बेसिकली जब आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो आइस को आप मेल्ट करवाना चाहते हो तो आप उस पर प्रेशर अप्लाई करोगे, एक्सटर्नल प्रेशर आप दोगे। जब आप एक्सटर्नल प्रेशर दोगे तो फिर वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, वो स्पॉन्टानियस नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन सा, नॉन स्पॉन्टानियस चेंज फिर हो जाएगा। ओके, तो इसमें कौन सा वाला आता है, नॉन स्पॉन्टानियस फिजिकल चेंजेस में आते हैं। ओके, फिर इसके बाद जो है ना द अमाउंट ऑफ हीट evolved or absorbed and the chemical reaction is the same no matter the reaction take place in one step or several step and the statement of first law of thermodynamics। तो अब ये कहता है कि ये जो स्टेप्स, ये जो कह रहा है कि अगर रिएक्शन 1 स्टेप में आ जाए या 2 स्टेप में आ जाए तो वो रिएक्शन का जो फाइनल रिजल्ट होता है उस पर कोई असरअंदाज नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट किसका है, कौन सा लॉ थर्मोडायनामिक्स का, ये वो बता रहा है। तो ये जो हेसिस लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो जो है ना ये स्टेटमेंट दे रही है कि आपका रिएक्शन जो है ना वो फाइनल रिजल्ट पे डिपेंड करवाते हैं, न कि इंटरमीडिएट रिएक्शंस पे। ओके, कैलोरीमीटर एज एन apparatus यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, तो कौन सी मेजरमेंट के लिए कैलोरीमीटर यूज होता है, तो ये आपको आसानी से पता है कि ये जो है ना मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के लिए नहीं यूज होता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए भी नहीं, लेकिन ये हीट ऑफ रिएक्शन के लिए जो है ना हम कैलोरीमीटर के थ्रू जो है ना हीट ऑफ रिएक्शन मालूम करवा सकते हैं। ओके, फिर ऑक्सीडेशन एज अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, ये तो है ठीक है, ऑक्सीजन गेन करवाते हैं। लूज हाइड्रोजन ये भी ठीक है, लूज इलेक्ट्रॉन ये भी ठीक है, लेकिन ऑल ऑफ द अबाव, तो लास्ट वाला ऑप्शन जो है ना ये क्या है, ये ठीक है कि ऑल ऑफ द अबाव इसमें आते हैं। ओके, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज एंड KMnO4S, तो KMnO4 में मैंगनीज का स्टेट आप किस तरह मालूम करोगे, तो जब आपको पोटेशियम का पता हो, जब आपको ऑक्सीजन का पता हो तो आप Mn मैंगनीज का मालूम करवा सकते हो। कैसी, पोटेशियम का +1 स्टेज है और ऑक्सीजन का -2 है, तो -2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो -8 आ जाएगा। इधर -8 की कंपनसेशन के लिए आपके साथ सिर्फ +1 पोटेशियम है, तो साथ आप मैंगनीज की +7 लगा लो। जब मैंगनीज की +7 हो जाएगी तो +7 और +1 पोटेशियम का हो गया, तो दोनों +8 हो गई जो ऑक्सीजन की -8 को कंपनसेट करवाएगा। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि मैंगनीज पे जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, वो +7 चार्ज है। ओके, फिर इसके बाद जो है ना आता है प्रोपेनाइल क्लोराइड एज अ मेंबर ऑफ, तो प्रोपेनाइल क्लोराइड किस में उसका मेंबर है, तो ये है अल्काइल हैलाइड्स का, या जिसको हम कहते हैं एसिड हैलाइड्स या अल्काइल हैलाइड्स। तो ये इसका क्या है, मेंबर है अल्काइल हैलाइड या एसिड हैलाइड का। फिर which of the following is discovered by Robert Hooke earlier than प्रोटोप्लास्ट,
तो प्रोटोप्लास्ट से पहले रॉबर्ट हुक ने कौन सा वाला डिस्कस करवाया था, तो डिस्कवर करवाया था रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 है, जो आपको पता है 1665 में उन्होंने सेल वॉल को क्या करवाया था, डिस्कवर करवाया था। ओके, फिर दिस इज एब्सेंट इन प्रोक्रियाटिक सेल्स। कौन सा चीज प्रोक्रियाटिक सेल में एब्सेंट है, प्रोक्रियाट में कौन सा चीज एब्सेंट है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है ना, क्लोरोप्लास्ट ये किस चीज में नहीं होता, ये प्रोक्रियाट में एब्सेंट होता है। ओके, अच्छा इसके बाद जो है ना फिर है द ऑर्गेनेली विच इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो आपको आसानी से पता होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो होता है, राइबोसोम भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, लेकिन प्लास्टिड जो है ना ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है, ये एनिमल सेल में नहीं होता। विच स्टेटमेंट इज ड्रिंकिंग प्रोसेस, विच वन इज ड्रिंकिंग प्रोसेस ऑफ द सेल, सेल की ड्रिंकिंग प्रोसेस कौन है, तो एक्सोसाइटोसिस नहीं, ये तो नहीं है, क्लोरोप्लास्ट ये तो नहीं है, पिनोसाइटोसिस बिल्कुल, पिनोसाइटोसिस ये क्या है, ये सेल की ड्रिंकिंग प्रोसेस जिसके थ्रू जो है ना सेल्स चीजों को ड्रिंक करवाते हैं या जो इंगल्प करवाते हैं, लेकिन ड्रिंकिंग मटेरियल लिक्विड मटेरियल को इंगल्पिंग करवाते हैं, इसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। ओके, तो पिनोसाइटोसिस में करेक्ट ऑप्शन है। द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन इज नोन, तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं, ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज बनते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं, इसमें ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है, ग्लाइकोलाइसिस नहीं, इसमें तो भी ब्रेकडाउन होता है, लेकिन ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, इसमें ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ओके, फिर all of these are described except for डाइसैकेराइड एक्सेप्ट पर, तो कौन सी डाइसैकेराइड है, बाकी जो है ना एक सारी डाइसैकेराइड है, लेकिन एक ऐसा है जो डाइसैकेराइड नहीं है, तो माल्टोज भी डाइसैकेराइड है, लैक्टोज भी डाइसैकेराइड है, सक्रोज भी डाइसैकेराइड है, लेकिन फ्रक्टोज क्या है, ये मोनोसैकेराइड है। ओके, फिर इसके बाद आता है द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज और कार्ड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दरमियान जितने भी आप उसके कार्बोहाइड्रेट की जब जिक्र आते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट की जितने भी बिल्डिंग मटेरियल्स है इसमें जितने भी बॉन्ड आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, फिर ये पेप्टाइड प्रोटीन के दरमियान होता है, ईस्टर जो है ना ईस्टर लिंकेज उसके दरमियान होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फिर अलग चीज है, लेकिन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या है, ये किसके दरमियान होता है, ये होते हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज या कार्बोहाइड्रेट के दरमियान। व्हाट हैपन टू रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज इंक्रीज, अगर एक्टिवेशन एनर्जी को हम इंक्रीज करोगे तो फिर रिएक्शन के लिए ज्यादा एनर्जी दरकार होगा कि वो उस एक्टिवेशन एनर्जी को पहुंच कर रिएक्शन आकर हो जाए। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होते हैं रिएक्शन के लिए ज्यादा एनर्जी दरकार होते, इस वजह से जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीज। ओके, an enzyme without its cofactor is called, जब एंजाइम के साथ कोफैक्टर नहीं होता तो बगैर कोफैक्टर के एंजाइम को हम क्या कहते हैं, एफओ एंजाइम, एफओ मीन विदाउट कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर एक नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है, एंजाइम के साथ एक नॉन प्रोटीनियस पार्ट अटैच होता है जो एंजाइम की एक्टिविटी को या फंक्शन को बढ़ाता है, तो उसको हम कहते हैं कोफैक्टर। तो जिस एंजाइम के साथ कोफैक्टर नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, एफओ एंजाइम। ओके, फिर इसके बाद को एंजाइम आर डिराइव्ड फ्रॉम, को एंजाइम जो है ना ये किस चीज से डिराइव्ड है, विटामिन से, मिनरल से है, हार्मोन से है, या बोथ ए एंड बी, तो ये इन दोनों से डिराइव्ड होता है, विटामिन से भी और मिनरल से भी, इस वजह से जो है ना डी ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। फिर इसके बाद आते हैं न्यूक्लिक एसिड आर मेड ऑफ, न्यूक्लिक एसिड किस चीज से बना हुआ होता है, तो न्यूक्लिक एसिड जो है ना ये बना हुआ होता है एनटीपी से, एनटीपी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, और न्यूक्लिक एसिड जो है ना इस न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई होते हैं, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट से। फिर इसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट प्रॉपर्टी अफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस, कौन सा लाइट का प्रॉपर्टी जो है ना वो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करवाती है, तो वो क्या है, लाइट क्वालिटी है। लाइट क्वालिटी कैसे है, क्योंकि लाइट क्वालिटी में आता है वेवलेंथ ऑफ द लाइट, लाइट क्वालिटी में हम जिक्र करवाते हैं वेवलेंथ ऑफ द लाइट को, लेकिन जब वेवलेंथ ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट हो, इसके साथ डिफरेंट एनर्जीज होगी और वो आपकी फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट करवा सकते हैं। ओके, बेसिकली जो रेड लाइट होता है आपने पढ़ा होगा, रेड लाइट जो है ना मोस्टली जो है ना वो क्या करवाते हैं, फोटोसिंथेसिस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करवाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। अच्छा, तो इसमें कौन सा है, लाइट क्वालिटी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। फिर द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन इज
कार्बन मालिक्यूल। अब कौन सी कार्बन मालिक्यूल जो है ना सबसे पहली डार्क रिएक्शन में पैदा होते हैं, जो स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है अनस्टेबल, तो अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जब स्टेबल कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं, स्टेबल कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको हम कहते हैं 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड या PGA इसको हम कहते हैं, और ये 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं। तो इसमें C नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ओके, फिर टोबैको मोज़ेक वायरस एस। टोबैको मोज़ेक वायरस कौन सा वायरस है? अच्छा, तो टोबैको मोज़ेक वायरस जो है ना स्पेरिकल है, या टेडपोड लाइक है, या रॉड शेप है, और या जो है ना कौन सा वाला है, द लास्ट वन इज वो वाला पॉलीहेड्रल। तो ये क्या है? ये रॉड शेप है, जिसको हम वो कहते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। तो ये कौन सा है? रॉड शेप वायरस है। ओके, फिर इसके बाद आता है आल ऑफ द फॉलोइंग आर वायरसेस एक्सेप्ट। कौन सा वायरस नहीं है? तो SRS सार्स भी वायरस है, FIV भी वायरस है, SIV भी वायरस है, लेकिन माइकोप्लाज्मा ये क्या है? ये बैक्टीरिया है, तो ये वायरस नहीं है। तो आपने डी ऑप्शन को करेक्ट करना है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस ट्रांसमिटेड बाय पिको ओरल रूट। पिको ओरल रूट से कौन सा वो हेपेटाइटिस जो है ना वो ट्रांसमिट होता है? तो हेपेटाइटिस B, C और D ये ट्रांसमिट नहीं होती पिको ओरल रूट से, लेकिन मोस्टली जो ट्रांसमिट होता है, जिसका मेजर वे ऑफ इन्फेक्शन जो है ना हेपेटाइटिस A का, वो कौन सा है? वो पिको ओरल रूट है। तो हेपेटाइटिस A जो है ना इसमें करेक्ट ऑप्शन है। फिर विच वन आर्किया डोमिनेंटली आकर इन डेड सी। डेड सी में कौन सा आर्किया जो है ना डोमिनेंटली आकर होते हैं? तो डेड सी क्या होता है? डेड सी मोस्ट हाइपर सेलाइन हैबिटेट्स होते हैं। मतलब ये कि इसमें सेलेनिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसमें वो बैक्टीरिया जो है ना वो डोमिनेंटली आकर होगा जो जिसका हैबिटेट जो है ना वो सेलाइन हो, तो उसको हम कहते हैं हेलोपेल्स। हेलोपेल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो वो आर्किया होते हैं जो सेलाइन एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करवा सकते हैं। तो डेड सी में हेलोपेल जो है ना वो एग्जिस्ट करवाएगी। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग काज ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी। लेप्रोसी और ट्यूबरकुलोसिस ये कौन सी डिजीज या कौन सी एजेंट्स की वजह से वो काज होते हैं? तो स्ट्रेप्टोमाइसिस से, एक्टिनोमाइसीट्स से, या माइकोप्लाज्मा से, या नन ऑफ द अबव से। तो इसमें कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है? इसमें जो बी वाला ऑप्शन है ना, एक्टिनोमाइसीट्स। तो एक्टिनोमाइसीट्स की वजह से क्या आता है? एक्टिनोमाइसीट्स की वजह से ये दोनों डिजीज जो है ना ये आकर हो सकती है। फिर ऑल ऑफ द अबव और बेसिलस बैक्टीरिया एक्सेप्ट। कौन सी जो है ना बेसिलस बैक्टीरिया तो सारी है, लेकिन कौन सा ऐसा है जो बेसिलस नहीं है? बेसिलस का मतलब रॉड शेप नहीं है। तो जो सीडोमोनास है ये भी बेसिलस है, क्लस्ट्रीडियम भी बेसिलस है, और साल्मोनेला भी बेसिलस है, लेकिन द लास्ट वन डी ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस। ये कौन सा बैक्टीरिया? ये कोकाई है। ये जो है ना कोकाई शेप बैक्टीरिया है, ये बेसिलस बैक्टीरिया नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन है करेक्ट। ओके, फिर इसके बाद आता है 76 द एक्सोस्केलेटन ऑफ सिलेंट्रीड्स इज मेड अप। सिलेंट्रीड्स का एक्सोस्केलेटन किस चीज से बना हुआ होता है? तो ये आप याद रखिए, ये कैल्शियम ऑक्सलेट से भी नहीं बनता, सोडियम बाइकार्बोनेट से भी नहीं, सिलिक एसिड से भी नहीं, ये बनता है बी ऑप्शन से, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से। ओके, फिर इसके बाद आता है वाटर टू द बॉडी स्पॉन्जेस टू द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस एंटर बाय। तो जो स्पॉन्जेस होते हैं ना, स्पॉन्जेस की बॉडी में एक खास किस्म का सुराख होता है, जिसके थ्रू जो है ना उसको वाटर एंटर होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा वो कौन सा? उसको हम कहते हैं आस्टिया। आस्टिया क्या होते हैं? जिसके थ्रू जो है ना स्पॉन्जेस की बॉडी में क्या होते हैं? वाटर एंटर होते हैं। ओके, फिर इसके बाद पाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू सब पाइला। तो पाइलम कॉर्डेटा कौन सी सब पाइला में डिवाइड है? तो बेसिकली ये जो डिवाइड है ना, ये 3 सब पाइला में डिवाइड है। कुछ जगहों पे ये भी लिखा गया है कि पोर है और पोर के साथ वो एक ऐड करवाता है। जो पाइलम कॉर्डेटा की डिवीजन जब बेसिकली हम पढ़ते हैं ना, तो इसमें 3 आते हैं। एक होता है यूरोकार्डेटा जिसको हम कहते हैं टर्निकेट्स, दूसरे को हम कहते हैं सेफलोकार्डेटा जिसको हम कहते हैं लेंसिलेट्स, और थर्ड वन को हम कहते हैं वर्टिब्रेटा और वर्टिब्रेट्स। तो ये 3 है। बाद जगहों पे ऐसा जिक्र है कि मैगजीन जो है ना, जो पेशेस के टाइप्स होते हैं, पेशेस से एवाल्व है वो मैगजीन, तो वो भी है, लेकिन वो नहीं है। बेसिकली 3 सब पाइला है पाइलम कॉर्डेटा की। तो इसका ऑप्शन जो है ना वो कौन सा? बी वाला करेक्ट ऑप्शन है इसका। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स गिव्स द बेसिक एबिलिटी टू। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा बेसिक एबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है? वेदर इट्स स्मेल, तो स्मेल जो है ना थोड़ा सा हेल्प करवाते हैं, लेकिन ये प्रोवाइड नहीं करवाता। आपको ब्रीथिंग भी प्रोवाइड करता है, आपको इनटेक ऑफ ऑक्सीजन भी रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड करता है, आपको गिवन आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोवाइड करते हैं। अब आपने इसमें कौन से ऑप्शन जो है ना, मुझे तो पता नहीं कि केमियो वाले ने कौन सा जो है ना इसमें वो सेलेक्ट की होगी, लेकिन जो जनरल परसेप्शन है ना, जनरल परसेप्शन ऐसा है
कि ब्रीथिंग जो है, ब्रीथिंग बेसिक एबिलिटी होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और ब्रीथिंग के अंडर फिर जो है ना इनटेक ऑफ ऑक्सीजन भी आते हैं और गिवन आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये ब्रीथिंग के अंडर आते हैं। तो इस वजह से जितना मैंने सर्च करवाया तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक एबिलिटी वो ब्रीथिंग है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फिर इसके अंडर आते हैं। ओके, तो ब्रीथिंग को सेलेक्ट करवाई, बाकी जो है ना केमिकल मर्जी जो उसका करेक्ट ऑप्शन वो फिर बाद में पता चलेगा। अच्छा, फिर 80 में रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी प्रीएम्बल 10 हैविंग लार्ज सरफेस एरिया एंड गुड सप्लाई अप। अब जो है ना इसकी ये करेक्टरिस्टिक्स होगी रेस्पिरेटरी सरफेस की, लेकिन साथ में इसकी एक और करेक्टरिस्टिक्स, वो कौन सी करेक्टर है कि इसको सप्लाई किस चीज की होगी रेस्पिरेटरी सरफेसेस को। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम सरफेस को गैसेस की सप्लाई लाजमी है, फिर साथ में जो है ना उसको लिम्फ की सप्लाई भी लाजमी है, और साथ में जो है ना ब्लड की सप्लाई भी लाजमी है। तो ब्लड और गैसेस की सप्लाई बहुत ज्यादा लाजमी है, लिम्फ की सप्लाई इतना लाजमी नहीं है। लेकिन जब गैसेस और ब्लड दोनों आ जाए तो फिर आपने क्या सेलेक्ट करवाना है, ऑल ऑफ देम आपने सेलेक्ट करवाना है कि सारी जो है इसके लिए क्या लाजमी है। फिर 81 पे द ब्रोंकियोल्स आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ द ब्रोंकाई एंड टर्मिनेट एंडो। तो ब्रोंकियोल जो है ना ये क्या होता है, ये लोकेट होता है एट द एंड ऑफ द ब्रोंकाई, ब्रोंकाई की एंड में होता है, एंड टर्मिनेट एंड। अब ये जो है ना ब्रोंकियोल कहाँ पे खत्म होते हैं, तो लंग में तो हजारों ब्रोंकियोल होते हैं, ये तो इनकरेक्ट है। आल्यूलाई, ठीक है, बिल्कुल आल्यूलर पे खत्म होते हैं, आल्यूलर सेक्स ये भी ठीक है। अब आपने जो है ना बी एंड सी लगाना है या इसमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करवाना है। बेसिकली होता है ऐसा है, आपको पता भी होगा कि हमारे सिस्टम में या लंग्स के अंदर लास्ट पार्ट जो है ना वो आल्यूलाई होता है। अब ये आल्यूलाई है, इस तरह के एक बंच बना हुआ होता है, उसको हम कहते हैं आल्यूलर सेक्स। अब इस आल्यूलर सेक्स के अंदर ही फिर जो है ना मल्टीपल आल्यूलाइज होती है, मल्टीपल आल्यूलाइज होती है। तो जो लास्ट ऑप्शन है ना, लास्ट ऑप्शन वो आल्यूलाई ही है। लेकिन बात जगहों पे ऐसे डिस्कस किया कि आल्यूलाई और आल्यूलर सेक्स जो है ना दोनों ब्रांक्यूल्स की इन पार्ट है। तो अब ये जो है ना मुझे कंफर्म नहीं है कि दोनों है या नहीं है, लेकिन ज्यादातर मोस्ट सुटेबल जो है ना वो आल्यूलाई है। बहरहाल फिर जो है ना वो केमिकल की भी डिपेंड करवाएगा कि दोनों उन्होंने सेलेक्ट की है या एक सेलेक्ट की है। तो कंफर्म मुझे नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल जो है ना या मोस्ट सुटेबल इसके लिए क्या है, आल्यूलाई है, जितना कि मैंने आपको एक्सप्लेन करवा दिया। और 82 में बोन इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कार्ड। बोन किस मेम्ब्रेन जो है ना बोन से इर्द गिर्द वो होता है, पेरिकार्डियम नहीं होता, और ये कौन सा वाला है, प्रोस्टोमलम है कि क्या है ये भी नहीं होता, और फिर माइसेलम ये भी नहीं होता, पीरियास्टियम। तो पीरियास्टियम वो मेम्ब्रेन है जो बोन से क्या होता है, सराउंडेड होता है। ओके, स्कल ऑफ द ह्यूमन इज मेड अप ऑफ बोन्स। तो स्कल जो है ना बेसिकली ये कंसिस्ट होते हैं 28 बोन भी, इसमें जो है ना 22 बोन मेनली स्कल्स में होते हैं, लेकिन फिर जो है ना हमारी ईयर्स की बोन्स भी आते हैं और नेक की बोन भी आते हैं। तो इस वजह से ये बनते हैं 28 बोन। तो स्कल जो है ना ये बना हुआ होता है कितनी बोन से, 28 से। लेकिन कीमियो का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इनमें 2 ऑप्शन दी गई है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसका आपको ग्रेस मार्क्स फिर मिलेगी। ओके, जो आपने जो भी सेलेक्ट किया आपको जो है इसका एक एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। तो इसका आपको वो फिक्र वगैरह ना करो, इसमें 28 ये ऑप्शन ठीक है। ओके, फिर द पल्स रेब्स इन ह्यूमन ऑन ईच साइड आर। पल्स रेब्स जो वो रेब जो डायरेक्टली अटैच नहीं होती आपके स्टर्नम के साथ, उसको हम कहते हैं पल्स रेब्स। अब पल्स रेब जो है ना कौन कौन सी रेब्स है आपकी, कौन कौन सी रेब्स है ह्यूमन बॉडी में ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट। ओके, तो ये कितनी, ये 3 रेब्स जो है ना एक साइड पे होते हैं, 3 रेब्स दूसरी साइड पे होते हैं, 8, 9 और 10 रेब्स। ये क्या होते हैं, ये पल्स रेब्स होते हैं। तो दोनों जब आप इकट्ठा करोगे तो 6 रेब्स बनोगे। तो एक साइड पे 3, दूसरी साइड पे 3, ईच साइड पे कितनी हो जाएगी, 6 रेब्स जो है ना वो हो जाएगी। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। A wave of electrochemical change that travels along the length of neuron from one end to other। तो अब ये जो है ना अवे ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज का एक ट्रेवल जो न्यूरॉन की एक साइड से दूसरी साइड तक जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। नहीं, ये तो नहीं कहते रिफ्लेक्स एक्शन, ये भी नहीं कहते नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या होता है, ये वो इम्पल्स होते हैं जो न्यूरॉन की एक एंडिंग से शुरू होते हैं दूसरी एंडिंग पे खत्म होते हैं। ओके, तो ये नर्व इम्पल्स है। ओके, इसको हम कहते हैं ना सिंपली इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, इसको हम कहते हैं, तो ये नर्व इम्पल्स इसमें आता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। द टाइप ऑफ नर्व इम्पल्स इन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन विल बी। तो अब जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं, मतलब उसकी इर्द गिर्द माइलिन शीट नहीं होता, तो उसमें कौन सी किस्म के इम्पल्स आते हैं। तो इम्पल्स की आपने टाइप्स पढ़ी होगी, कंटिन्यूअस इम्पल्स होता है एक टाइप, फिर सल्टेटरी, फिर इलेक्ट्रिकल या ऑल ऑफ देम।
तो इसमें कौन सा होता है, सल्टेटरी इम्पल्स होता है जो डायरेक्ट जाता है, जिसमें जंपिंग मैनर नहीं होता। अगर माइलिनेटेड शीट हो तो फिर उसमें जंपिंग मैनर होता है, उसको हम सल्टेटरी कहते हैं। लेकिन ये वाला कौन सा होता है, ये कंटिन्यूअस न्यूरॉन होता है नॉन माइलिनेटेड में, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। फिर जो है ना ये वाले हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो ये कौन से हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन है या अमाइनो एसिड इन नेचर है या प्रोटीन इन नेचर है या जो है ना ये पॉलीपेप्टाइड है। तो ये आप याद रखिए ये कौन सा नेचर में है, ये स्टेरॉइड इन नेचर है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ओके, ए नंबर। अच्छा, फिर जो है ना 88 इंसुलिन एज सिक्रेटेड बाय, तो जैसे कि आपको पता है एजीएमसी से बीटा सेल से ये रिलीज होता है इंसुलिन, ग्लूकागॉन आपके अल्फा सेल से रिलीज होता है, डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन वगैरह रिलीज होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। एंडोमेट्रियोसिस विल कॉज इनफर्टिलिटी, तो ये इजी है कि एंडोमेट्रियोसिस किस चीज में, किस में इनफर्टिलिटी काज करवाता है, मेल में नहीं करवाता, फीमेल में जो है ना ये इनफर्टिलिटी काज करवाता है। ओके, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, फिर जो है ना द स्पीशीज विच आर बिकमिंग नियर टू एक्सटेंशन, वो स्पीशीज जो एक्सटेंशन के करीब हो, खत्म होने के करीब हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, वाइल्ड, इंडेंजर्ड, थ्रेटन और नन। तो इसको हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज, वो स्पीशीज जो खत्म होने के करीब हो उसको हम कहते हैं एंडेंजर्ड या खतरे में जो पड़ी हुई स्पीशीज होते हैं वो हम उसको कहते हैं। फिर द रेलवे सिस्टम इज, ये आप जो है ना नीचे आ रहा है इंग्लिश का क्वेश्चन अभी शुरू हो रहा है, इंग्लिश की वो स्टडी वगैरह की। ओके, द रेलवे सिस्टम इज वेरी एफिशिएंट एज द ट्रेन ऑलवेज अराइव एट टाइम। तो इधर आपने क्या लिखना है, प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन में आपने इधर एट लिखना है, एट टाइम। ओके, एट इसमें करेक्ट ऑप्शन है C1। यू ब्लैंक क्वाइट स्मोकिंग और इट विल डैमेज योर लंग। अब जो है ना इधर जो है ना कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो इधर दो ऑप्शन की पॉसिबिलिटी होते हैं, एक मस्ट होता है, एक होता है हैव टू। आपने इन दो में आप कौन सा सेलेक्ट करवाना है, तो आप मस्ट भी सेलेक्ट करवा सकते हो, हैव टू भी सेलेक्ट करवा सकते हो, लेकिन जो मोस्ट फॉर्मल वो होता है ना, मोस्ट फॉर्मल वो मस्ट है, यू मस्ट क्विट स्मोकिंग अदरवाइज इट विल डैमेज योर लंग। क्योंकि इसमें डैमेज का खतरे की बात आई तो आपने फिर मस्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, हैव टू का थोड़ा सा ऑप्शनल बन जाता है और मस्ट का जो है ना लाजमी बन जाता है। तो ये मस्ट का ज्यादा चांसेस है, ऐसे है कि तकरीबन 80-90% चांसेस ये है कि ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो, मस्ट। ओके, फिर व्हाट इज द टर्म फॉर द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ राइट्स एंड रंग, वो स्टडी जिसमें आप राइट और रंग की बात करती है तो वो कौन सा स्टडी होता है, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, एथिक्स, साइकोलॉजी, उसको हम कहते हैं एथिक्स, जिसमें हम अखलाकियात को पढ़ते हैं, राइट्स एंड रंग को पढ़ते हैं। ओके, फिर व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच टू अनलाइक थिंग्स आर कंपेयर्ड यूजिंग लाइक और एज, जब दो चीजों को आप कंपेयर करते हो, जो लाइकनेस और उसमें लाइकनेस और डिसलाइकनेस को आप कंपेयर करते हो, जिसमें आप वर्ड यूज करते हो एज लाइक एज, तो ये कौन सी होते हैं, ये इसको हम कहते हैं सिमिली। सिमिली में आप लाइक और एज को जो है ना, लाइक और एज की थ्रू आप चीजों को कंपेयर करवाते हो। ओके, अच्छा, फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सिनोनिम फॉर हैप्पी, तो हैप्पी के लिए कौन सा सिनोनिम वर्ड है, तो इजी ऑप्शन है, सैड, एंग्री, बोरिंग तो बिल्कुल नहीं है, जॉयफुल जो है ना इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर व्हाट इज द नेम फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन सब्जेक्ट्स एंड अ वर्ब बट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, वो कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, लेकिन उसमें जो है ना क्या होता है, कंप्लीट थॉट जो है ना वो एक्सप्रेस नहीं करवाता। तो ये क्या होता है, प्रेज, क्लास, सेंटेंस, पैराग्राफ। तो ये कौन सा होता है, प्रेज होता है, जो अदर सेंटेंस जिसको हम कहते हैं ना, कि इसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, लेकिन फिर भी वो कंप्लीट थॉट जो है ना वो एक्सप्रेस नहीं करवाता, उसको हम कहते हैं प्रेज। फिर 97 व्हाट इज द टर्म फॉर अ सेंटेंस दैट गिव्स द कमांड और मेक्स अ रिक्वेस्ट, अब कौन सा वो होता है ना, कौन सा सेंटेंसेस जिसमें जो है ना या कमांड होते हैं या रिक्वेस्ट होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। आप कमांड से आप जो है ना याद करवा सकते हैं इम्पेरेटिव। ओके, फिर व्हाट इज द सिनोनिम फॉर द वर्ड ब्यूटीफुल, अब ये जो है ना थोड़ा सा वो वाला है, क्या कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग इसलिए है कि इसमें अगली और हैंडसम तो बिल्कुल नहीं आती, ये तो आप एक्सक्लूड करवा दो। ओके, अब जो कंफ्यूजन है वो प्रेटी और गॉर्जियस के दरमियान है, बी और डी के दरमियान है। तो मोस्टली ऐसा है ना कि ब्यूटीफुल की ये दोनों सिनोनिम्स है, प्रीटी भी है और साथ में जो है ना गॉर्जियस भी है। आपने कौन सा सेलेक्ट करना है, इसमें थोड़ा सा वो है कि प्रीटी जो है ना थोड़ा सा नॉर्मली यूज होता है, ये थोड़ा सा इट कैन रेफर टू समथिंग दैट इज विजुअली अपीलिंग बट नॉट बी एक्सट्रीमली स्ट्राइकिंग, जो ज्यादा खूबसूरत नहीं हो उसको हम प्रेटी कहते हैं, लेकिन जो चीज बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, जो एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल और स्ट्राइकिंग हो, जो हाई लेवल ऑफ ब्यूटी जिसमें हम जाहिर करते हैं उसको हम कहते हैं गॉर्जियस। तो
तो ये दोनों ऑप्शन इधर जो है ना वो करेक्ट है। लेकिन जब आप एक्सट्रीम लेवल ऑफ ब्यूटीफुलनेस पे जाते हो तो आपके सामने गार्जियस आता है, लेकिन लो लेवल ऑफ ब्यूटीफुलनेस पे उस पर प्रीटी आता है। तो आप पता नहीं केमिकी में कौन सा वाला होगा, लेकिन गार्जियस और प्रीटी दोनों इसमें जो है ना वो हो सकती है, करेक्ट हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली फॉर्मल जो है ना फिर वो एक्सट्रीम लेवल ऑफ ब्यूटीफुलनेस पे फिर आप गार्जियस यूज करवा सकते हो। ओके, अच्छा फिर जो है ना व्हाट इज द टर्म फॉर अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रांग इमोशन और सरप्राइज। वो सेंटेंस जो स्ट्रांग इमोशन को जाहिर करे या सरप्राइज को जाहिर करे, तो वो सेंटेंस या वो सेंटेंस उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन, सेंटेंस ऑफ एक्सक्लेमेशन जो आपको जो है ना हैरान करे उसे। तो सी नंबर इसमें ऑप्शन करेक्ट है। 100 एंड द लास्ट वन इज व्हाट इज द टर्म फॉर अ वर्ड और फ्रेज दैट हैज अ सिमिलर साउंड टू द वर्ड इट डिस्क्राइब्स सच एज बज for the sound of bees। ओके, जैसे कि हम कहते हैं बीज तो बज। तो इस तरह के सेमिलर वर्ड्स के लिए कौन सा लफ्ज यूज होता है जिसके थ्रू जो है ना हम उस चीज को क्या करवाते, जिसके थ्रू हम उस चीज को एक्सप्रेस करवाते। तो ये सी ऑप्शन इसमें क्या है, करेक्ट है। ओके, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, बाकी जो है ना इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन पे आप फोकस करें। तो ये था क्या था, ये हमारा केमिकल 2023 का जबरदस्त पेपर आया था, बहुत अच्छा इजी भी था। लेकिन आपने जो है ना कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपने मुकम्मल मायूस नहीं होना है। आपके पास अब भी दो ऑप्शन है, टेस्ट 2 और टेस्ट 3 का। इससे जो है ना आपको मुकम्मल आइडिया हो गया होगा कि किस तरह एमसीक्यूज आता है, किस तरह हमने सॉल्व करने। अगर आपके मार्क्स कम हो, आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लाना चाहते हो, आप नर्सिंग में आने चाहते हो कि फार्मेसी वगैरह में, या कोई और अहम फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो आप सेकंड टेस्ट के लिए फिर अप्लाई करो, थर्ड टेस्ट के लिए अप्लाई करो। आपके पास बहुत ज्यादा चांसेस है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना। ये वाली जो एमसीक्यूज हमने पढ़ी तो इस पे भी आप मुकम्मल 100% वो ना करो कि ये मुकम्मल होगी। ऐसी भी हो सकती है 3 to 5 एमसीक्यूज इसमें ऐसे आ सकते हैं कि केमिका की इससे जो है ना वो क्या हो, मुख्तलिफ हो। अगर आपको कि ऐसी एमसीक्यूज मिल रही हो जो आपके मुताबिक 100% ट्रू हो और हमने इधर जो है ना थोड़ी सी मिस्टेकनली पढ़ी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जो है ना उसका वो आप वो मेंशन करवा सकते हो। हम जो है ना पॉजिटिवली उसको एक्सेप्ट करवाएंगे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।